अकाउंट बेसिक का सबसे मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले। तो कौन से कंसेप्ट है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? तो वो है द प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमानेंट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट। मतलब उन्होंने क्या बताया है, उनके प्रोसेसेस है। मतलब आइडेंटिफाइंग सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग, दूसरा है मेजरिंग, तीसरा है कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मतलब हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब हम बात कैसे करते हैं हमारी इकोनॉमिक का इंफॉर्मेशन के बारे में। तो उसके बाद है फॉर्मेशन, जजमेंट्स, पर उनका जो रहता है वो कैसे जज करते हैं वो एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब उनके यूजर्स के जो डिसीजंस होते हैं वो अकाउंट्स में वो ले सकते हैं। तो उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है प्रोसीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें ये मैंने फिगर बनाया है आपको, इजी समझ में आए। तो सबसे पहला है प्रोसीडियर ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें दो ब्रांच है। तो पहला है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो दूसरा है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो यूज किए जाते हैं। और पहला है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो उनका और एक ब्रांच उन्होंने दिया है। तो कौन सा रहता है? तो यहाँ पर है सबसे पहले है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है समराइजिंग, फोर्थ है एनालाइजिंग, फिफ्थ है इंटरप्रेटिंग और लास्ट है कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के मेन पॉइंट्स है। तो पहला है रिकॉर्डिंग, मतलब जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये सब जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स है। तो ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और उसका और एक है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सा फाइनेंशियल यूज करते हैं। तो सिर्फ मेन उन्होंने इसका ही बताया, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। में क्या क्या क्लासिफायर्स रहते हैं और समराइजिंग में वो क्या समरी हमको बताते हैं उनका अकाउंट का, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ देयर अकाउंट्स, वो सब हमको समराइजिंग में बताए। फिर वो एनालाइजिंग कैसे करते हैं उनका अकाउंटिंग का, और वो फाइनेंशियल का उनका कैसे बिजनेस का देख सकते हैं, तो वो भी एनालाइजिंग है। और कम्युनिकेटिंग मतलब हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, मतलब दूसरों को कैसे हम हमारे कंडीशंस इकोनॉमिक क्या है हमारा, ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे हम बात करते हैं ठीक से हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये सेकेंड प्रोसीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो तीसरा पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फिफ्थ है ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग। तो ये 5 ब्रांचेस है अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें क्या दिया है, कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल चार्टर, मतलब जो ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्डिंग होते हैं वो फाइनेंशियल चार्टर के लिए किए जाते हैं या वो करता है। तो सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, एनालिसिस द एक्सपेंडिचर सो एज टू एज सर्टन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्स प्राइस। तो जो एक्सपेंडिचर, जो सर्टन कॉस्ट ऑफ वेरियस
प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो उसका प्राइस वो फिक्स रखते हैं कि कौन सी प्राइस रखने की है उसकी, तो वो फिक्स प्राइस का काम करता है। और उसमें सेकंड बताया है एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब वो एक मैनेजमेंट का ही पार्ट आता है या उसका मैनेजमेंट का महत्व रहता है, उसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है, तो वो पार्ट है मैनेजमेंट का। तो वैसा उन्होंने बताया है सेकंड पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें बताया है सर्टन विथ जनरेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने ये 3 चीजें बताई है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स बताया है, कॉस्ट बताया है और प्रॉफिट के बारे में और एक्सेट्रा। तो हम और आपको चाहिए होंगे तो आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जांपल्स। तो उन्होंने क्या बताया है, सर्टन विथ जनरेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा उन्होंने बताया है। तो ये 3 चीजें उन्होंने बताई है। और एक सेकंड बताया है दिस अनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग। तो उसमें पहला पॉइंट है ऑल्सो नोन एज सोशल रिपोर्टिंग। क्या कहते हैं उसे, सोशल रिपोर्टिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट दिया है डिस्क्लोजेस द सोशल बेनिफिट्स क्रिएटेड एंड द कॉस्ट incurred by एंटरप्राइज, मतलब जो सोशल बेनिफिट्स क्रिएट उनको होते और कॉस्ट इनकर उनका एंटरप्राइज करता है। तो वैसा पहला और दूसरे पॉइंट में ये उन्होंने बताया है। और फिफ्थ पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो उसमें एक ही पॉइंट दिया है, तो पॉइंट अकाउंटिंग मेथड्स आर अप्लाइड टू इवेल्युएट द ह्यूमन रिसोर्सेज इन मनी टर्म्स, मतलब उन्होंने अकाउंटिंग मेथड को किस में अप्लाइड किया है, टू इवेल्युएट द ह्यूमन रिसोर्सेज इन मनी टर्म्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स है उसको उन्होंने टर्म्स में इवेल्युएट किया है। तो ये पूरे 5 पॉइंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के। तो 4 कंसेप्ट है, सब में डिवाइड है। तो 2 है, फर्स्ट है कैश। कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, मतलब जो कैश है वो ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट पे ही बैंक में हम भर सकते हैं, मतलब बाय हैंड ही हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में। तो दूसरा है कैश डिस्काउंट, रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम इनवॉइस प्राइस इन कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट पेमेंट और पेमेंट विद इन अ स्टेपुलेटेड पीरियड, मतलब कैश डिस्काउंट जो होता है वो कुछ पीरियड के ही लिए हमें डिस्काउंट मिलता है, या स्टेपुलेटेड फिक्स टाइम या पीरियड को ही हमें जो पेमेंट रहता है उस पर हमें प्राइस का डिस्काउंट मिलता है, तो उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। फिफ्थ है फर्स्ट कॉस्ट, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a specified article, product or activity, मतलब उन्होंने 3 थिंग्स बताए हैं, वो incurred किस किस पर होती है, तो होती है स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, ये 3 चीज़ें हैं। तो उस पर कॉस्ट एट्रीब्यूट हुआ रहता है, स्पेसिफिक आर्टिकल
आर्टिकल मतलब यानी थिंग पर रहता है, थिंग आर्टिकल या एक्सेट्रा, और प्रोडक्ट पर भी कॉस्ट एट्रीब्यूट रहता है। तो दूसरा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में क्या बताया है, रिडक्शन फ्रॉम अ लिस्ट प्राइस। क्या बताया है उन्होंने, लिस्ट प्राइस, क्वेटेड प्राइस और इनवॉइस प्राइस also refers to price from obtaining payment on bill before its maturity। मतलब जो डिस्काउंट है वो रिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस, मतलब जो लिस्ट रहती है प्राइस, तो उस पर इनवॉइस प्राइस भी रहते हैं, और वो रिफर्स टू ऑब्टेनिंग पेमेंट और बिल भी हो सकता है, पर उसके मैच्योरिटी के पहले। तो ये हो गया डिस्काउंट, पहला हो गया कॉस्ट। तो तीसरा है एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी, डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर किसका है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। मतलब किस पर एक्सपेंडिचर होता है, जो लायबिलिटी हमको डिसबर्समेंट ऑफ कैश या उसको ट्रांसफर करने का है, तो प्रॉपर्टी फॉर पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एसेट्स, जो ऑब्टेनिंग हमको एसेट्स होने वाले, या गुड्स और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करने वाले, तो उसके लिए ये एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट हमने देखा है। तो फोर्थ है एक्सपेंस, कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशंस ऑफ एन अकाउंटिंग period or revenue earned during period or benefits of which do not extend beyond period। मतलब जो कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशंस जो रहते हैं वो अकाउंटिंग के पीरियड के वक्त जो रेवेन्यू हमें अर्न हुआ है जो उस समय में, तो जो हमें बेनिफिट आता है, तो वो बियॉन्ड पीरियड के वक्त ही हमें, जो बियॉन्ड के पीरियड के वक्त एक्सटेंड हो नहीं सकता। तो सिक्स्थ में सबसे पहला है फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच बाय वेरी नेचर रिलेटिवली unaffected in defined period time by varieties in volume of production। मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है वो नेचुरली रिलेटिवली अनअफेक्टेड होता है, मतलब कभी भी उसका अफेक्ट हो सकता है, कि मतलब वो स्पेसिफिक थिंग को हम फिक्स प्राइस रखते हैं, तो उसे वो जो कम से कम ज़्यादा वॉल्यूम में या कम वॉल्यूम में, तो वो हम फिक्स कॉस्ट रख सकते हैं। तो वो कुछ स्पेसिफिक समय में उसे हम फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट। तो दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट्स मतलब क्या है, डिपॉजिट्स फॉर मतलब आप बैंक में कभी एफडी करते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रखते हैं, या कुछ समय के लिए वो बैंक में हम फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, XYZ बैंक में आपने जमा किए, तो हम उसे EFT भी बोल सकते हैं। तो इधर क्या बताया है, डिपॉजिट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब मैंने अभी बोला कि कुछ समय के लिए, एंड स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसके लिए कुछ समय का एक इंटरेस्ट रहता है, या 2% रहता है, या 3% या 7%, वो कुछ इंटरेस्ट रहता है, तो उसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो तीसरा है जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व विच इज नॉट अनमार्क फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जो रेवेन्यू रिजर्व हुआ है वो अनमार्क्ड है, जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए, मतलब कुछ कारण की वजह से, तो उसे हम जनरल रिजर्व हम कह सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है गुडविल। गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट है, मतलब वो हमको दिखाई नहीं देता,
एसेट फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन और ट्रेड नेम और रेपुटेशन ऑफ एंटरप्राइज, मतलब जो कंपनी का रेपुटेशन रहता है तो वो एंटरप्राइज पर रहता है। तो गुडविल ये हमें दिख नहीं सकता, वो गुडविल पे दिया जाता है, तो उसे हम गुडविल बोलते हैं। और वो जो गुडविल रहता है वो हमारे एसेट ही रहता है, पर वो इंटेंजिबल एसेट है, इधर ही बताया है मैंने। मेरे पहले लेक्चर में भी आपको इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किए है। तो ये होगा गुडविल। तो फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एसेट्स हेल्ड टू अर्न इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट, और क्या बताया उन्हें, अर्न इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट और अदर बेनिफिट्स, और देयरफॉर एसेट्स अदर देन फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। मतलब इन्वेस्टमेंट हम करंट एसेट में करते हैं या फिक्स एसेट में करते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। जो हम प्रॉफिट के लिए करता है या कुछ हमें प्रॉफिट अर्न होता है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, फाइनल अकाउंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये पूरे फाइनल अकाउंट के लिए लागू होते हैं, या ये बहुत ज़रूरत आपको पड़ सकती है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। तो सबसे पहला हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो जो हम फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट तैयार करते हैं। सबसे पहला रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा रहता है बैलेंस शीट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है वो हमें फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट जो रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस रहता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दूसरा है ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट इनकम। मतलब पहले इसमें क्या हुआ, हम प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस जो ग्रॉस लॉस होगा तो वो अपोजिट होगा, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो पहला आएगा, जो डायरेक्ट इनकम है वो सेकेंड आएगा। तो ऐसा हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ता है। जो हमें जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो हमें हमारा बैलेंस शीट वो पूरा टैली हो जाता है जब हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फिर से सुनो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो दूसरा है नेट लॉस, उसका पूरा अपोजिट, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब अपोजिट ही आया, इनडायरेक्ट इधर आया और इनडायरेक्ट इनकम इधर आया। तो हम ऐसे बोल सकते ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको समझ में आया होगा कि नेट लॉस का फॉर्मूला क्या है। तो ये आपने नोट करना चाहिए, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये पूरे फाइनल अकाउंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब ये फॉर्मूले हमें यूजेबल है। तो ये ध्यान से आपने माइंड में ही रखने चाहिए। ये आसान है, इतने भी हार्ड नहीं है, पर आपको ध्यान में ये 4 फॉर्मूले रखने चाहिए, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट का 12th को बोर्ड के एग्जाम में
ये 12 मार्क्स के लिए रहता है सम। तो फाइनल अकाउंट का 12 मार्क्स के लिए हमें इसका सम रहता है, जो लास्ट में क्वेश्चन रहता है फाइनल अकाउंट का, वो 12 मार्क्स के लिए रहता है। और जो फाइनल अकाउंट है वो कंपलसरी प्रॉब्लम हमको बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ध्यान में रखिए, नोट कीजिए पूरे फॉर्मूलेज। और फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी को डाउट होगा या प्रॉब्लम होगा या कौन सी कंसेप्ट आपको मेरे लेक्चर में समझ में नहीं आएगी, तो मुझे कमेंट करो या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे मैसेज करो। तो मैं आपको जो कंसेप्ट है या फॉर्मूलेज है आपको समझ में नहीं आए होंगे तो मैं दोबारा एक्सप्लेन दूसरे वीडियो में कर दूंगा, या आपके कमेंट्स देखूंगा मैं कि क्या आपको डाउट्स है, तो वो मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। सिखाया है ये पूरा 11 को भी बेसिक मतलब ये पूरा टेक्स्ट बुक में दिया है, पर ये मैंने बेसिक चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट सिखाई है जो 12 के लिए भी काम को आने वाली है। और थोड़े दिन में मैं 12 का लेक्चर चालू करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको बेसिक समझाया है ये पूरे 12 में भी है और 12 में भी है और 11th में भी, मतलब दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं डायरेक्ट 12 का सिलेबस जल्द से जल्द शुरुआत करने वाला हूँ।